हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वर्ब, क्रिया तथा उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। वर्ब, क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और A verb is a word that states something about a person or thing। अर्थात एक क्रिया वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहती है, या फिर क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ वर्णन करती है। उदाहरण के लिए, द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीव। पुलिस ने चोर को पकड़ा, अरेस्ट किया। यहाँ पुलिस के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? अरेस्ट करने का, चोर को पकड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अरेस्टेड वर्ड है ये क्या है? वर्ब है। ए वर्ब में टेलस, एक क्रिया के द्वारा निम्नलिखित कार्यों का होना प्रतीत होता है या प्रदर्शित होता है। व्हाट ए पर्सन आर थिंग टच, कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करती है। बॉयज रन क्विकली, लड़के शीघ्र या तेज दौड़ते हैं। यहाँ बच्चों के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? लड़कों के द्वारा क्या कार्य हो रहा है? तेज दौड़ने का कार्य हो रहा है। रन, जो रन है ये क्रिया है। दूसरा कार्य होता है व्हाट इज डन टू ए पर्सन आर थिंग, किसी चीज़ या व्यक्ति के साथ क्या होता है। व्हाट इज डन, उसके लिए क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या किया जाता है। विनय इज पनिश्ड, विनय को सज़ा दी जाती है। विनय के साथ क्या किया जा रहा है? पनिश किया जा रहा है, सज़ा देने का कार्य किया जा रहा है। तो ये पनिश है, ये वर्ब है, क्रिया है। तीसरा है व्हाट ए पर्सन आर थिंग इज, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, उसके रूप क्या है। उदाहरण के लिए, ग्लास इज ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स होता है शीघ्र टूटने वाला या क्षणभंगुर। ग्लास शीघ्र टूटने वाली चीज है या ब्रिटल है, क्षणभंगुर है। तो यहाँ ग्लास के बारे में बताया जा रहा है, ग्लास किस टाइप की है? शीघ्र टूटने वाली। जो ब्रिटल है ये क्रिया है, वर्ब है। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ए वर्ब which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb। एक क्रिया वह है सकर्मक क्रिया। ए वर्ब which requires an object, एक क्रिया जिनको अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म की आवश्यकता होती है, ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, द बॉय ओपेंड द विंडो, लड़के ने खिड़की खोली। यहाँ पर द बॉय ओपेंड, अगर हम इतने ही सेंटेंस पढ़ते हैं तो इसका अर्थ पूर्ण व्यक्त नहीं होता है, इससे हमें पता नहीं चलता है बच्चे ने क्या खोला, ओपेंड। जब हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं क्या, द विंडो, जब हम द विंडो लिख देते हैं, लगा देते हैं, तो हमारा इस वाक्य का अर्थ है वो पूर्ण व्यक्त हो जाता है। तो अर्थात ओपेंड क्रिया है और किस प्रकार की क्रिया है? ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि उसको अपने अर्थ व्यक्त करने के लिए विंडो की आवश्यकता हुई। नोट, व्हाट और होम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्ट होता है तथा वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। किसी भी वाक्य में आप व्हाट या होम लगाने से आपको जो उत्तर मिलेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा तथा उसमें जो क्रिया प्रयोग की गई होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया होगी। नंबर 2 पे आता है इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ए वर्ब which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb। अर्थात वह क्रिया जिसको अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब अर्थात
अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए द सन साइंस, सूर्य चमकता है। यहाँ पर साइंस क्रिया है, इसको अपने आप को व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हुई, अर्थात ये क्रिया है किस टाइप की है, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल्स एटसेट्रा दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे कि गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, जो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। इनके साथ दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इनमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा वस्तु सूचक शब्द को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में होता है। किसी भी वाक्य में जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। उदाहरण के लिए द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी, अध्यापक ने हमें एक स्टोरी, कहानी सुनाई या बताई। यहाँ पर द टीचर टोल्ड अस ये ऑब्जेक्ट है और वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए स्टोरी ये भी ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नोट, प्रीपोजिशन टू और फॉर का प्रयोग कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जा सकता है। यदि किसी वाक्य में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन टू और फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए द टीचर टोल्ड ए स्टोरी टू अस, यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर का ही वाक्य को उदाहरण ले लिया है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए स्टोरी को पहले प्रयोग कर दिया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस का प्रयोग बाद में किया है। लेकिन हमने क्या किया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस से पहले हमने प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया है। तो जब कभी भी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में प्रयोग करना हो तो हमेशा उन दोनों वाक्यों, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ ऑब्जेक्ट के प्रयोग करने से स्पष्ट न हो तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है और इस कॉम्प्लीमेंट को फैक्टिटिव कहा जाता है। जब किसी ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद भी यदि अर्थ प्रकट ना हो तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं और ऐसे कॉम्प्लीमेंट को फैक्टिटिव कहा जाता है। उदाहरण के लिए ही सेट द क्रिमिनल्स फ्री, उसने अपराधियों को स्वतंत्र छोड़ दिया या छोड़ दिया। यहाँ सेट वर्ब है, क्रिया है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है। द क्रिमिनल्स ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है तो, लेकिन ये अर्थ व्यक्त नहीं किया। ही सेट द क्रिमिनल्स, उसने क्रिमिनल्स कुछ कर दिया, क्या है, अर्थ व्यक्त नहीं हो पा रहा है तो हमने क्या किया, यहाँ पर फ्री शब्द का यूज, फ्री का यूज किया है जो कि कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यह है क्या, एडवर्ब का रोल करती है। नंबर 5, फैक्टिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, फैक्टिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव तथा एडवर्ब का प्रयोग होता है। जब हम कभी भी फैक्टिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमेशा किसी नाउन संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव या फिर एडवर्ब का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए दे फाउंड हर एस्लीप, दे फाउंड हर एस्लीप, दे फाउंड, फाउंड क्रिया है, उन्होंने उसको पाया, फाउंड, हर ऑब्जेक्ट है। लेकिन इतना वाक्य पढ़ने से अर्थ व्यक्त नहीं पूरा हो रहा है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट एस्लीप लगा दिया है। दे फाउंड हर एस्लीप, एस्लीप है, कॉम्प्लीमेंट है।
पर ये एक्चुअल शब्द एडवर्ब है क्योंकि ये क्रिया फाउंड की विशेषता बता रहा है, पर यहाँ पर ये रोल काहे का कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का, पूरक का। जैसा कि हमने एडवर्ब की डेफिनेशन में बताया था, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज एन ए वर्ब और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण, नोट, जब इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग सब्जेक्ट को रिफर करने के लिए होता है तो वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जब कभी भी इंट्रांसिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया के बाद किसी कॉम्प्लीमेंट या पूरक का प्रयोग हो और वो पूरक सब्जेक्ट को रिफर करे अर्थात कर्ता को रिफर करता है तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट पूरक क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नंबर 2, जब ट्रांसिटिव वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए होता है तो वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। लेकिन जब ट्रांसिटिव वर्ब में, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है, इसमें जो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हो और वो कॉम्प्लीमेंट पूरक है, ऑब्जेक्ट को रिफर करे, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।